हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बहमनी साम्राज्य के शासकों की श्रृंखला के अंतर्गत अलाउद्दीन अहमद सेकंड तक के बारे में बताया। अलाउद्दीन अहमद सेकंड अपने अंतिम समय में अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, और जब हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित करता है तो हुमायूं अत्यंत ही एक क्रूर शासक था, और उसकी क्रूरता के कारण ही उसे जालिम हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी लापरवाही के कारण उसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। इसके समय में होता क्या है, महमूद गवाह इसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसने महमूद गवाह को अपना बनाया है और ख्वाजा-ए-जहां की उपाधि से भी संबोधित किया है, अर्थात उसे ख्वाजा-ए-जहां की उपाधि प्रदान की है। हम देखते हैं कि हुमायूं के समय में महमूद गवाह जब प्रधानमंत्री था, बीजापुर का गवर्नर और वकील ए सल्तनत भी बनाया जाता है। और हम देखते हैं तेलंगाना में उस समय 2 विद्रोह हुए हैं बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध। उन दोनों विद्रोहों में अत्यंत ही क्रूरता के साथ में इन विद्रोहों का दमन किया जाता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हुमायूं ने अपने शासनकाल में, अल्प शासनकाल में ही क्रूरता की इंतहा कर दी थी। अंत में हम देखते हैं कि उसकी षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद हुमायूं का जो पुत्र होता है निजाम शाह, वो शासक बनता है। ये अल्पायु पुत्र होता है, अल्पवयस्क पुत्र होता है। और इसके समय में होता क्या है, निजाम शाह के समय में उड़ीसा और मालवा के शासक आक्रमण कर देते हैं। उड़ीसा के शासक कपिलेश्वर हम देखते हैं पराजित होते हैं, और मालवा का जो शासक महमूद खिलजी होता है वो भी आक्रमण करता है। उसे उड़ीसा और खानदेश की सहायता भी प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है कि महमूद गवाह अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीति से मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने में सफल होता है। उसके लिए होता क्या है, वो गुजरात के शासक से सहायता प्राप्त करता है, और जब गुजरात का सैन्य दबाव मालवा के ऊपर पड़ता है तो अंततः बीदर से हटने के लिए विवश होता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी का फिर से आक्रमण होता है, लेकिन फिर से आक्रमण में भी वो उन्हें फिर से असफल होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि महमूद गवाह का वास्तव में निजाम शाह के समय में ही प्रभुत्व आरंभ हो जाता है। महमूद गवाह का जो प्रभुत्व है वो निजाम शाह के समय में ही आरंभ हो जाता है। और होता क्या है, महमूद गवाह अपनी कूटनीति से, अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से बहमनी साम्राज्य की रक्षा करने में सफल होता है। हम देखते हैं कि निजाम शाह के बाद उसका भाई शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के नाम से शासक बनता है। देखा जाए तो ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम योग्य शासक होता है। और इसके समय में भी हम देखते हैं कि महमूद गवाह को ख्वाजा-ए-जहां की उपाधि प्रदान की जाती है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। महमूद गवाह ने इस समय में अपने सूझबूझ का अत्यधिक परिचय दिया है, और हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य का प्रभाव पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक स्थापित हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोरोमंडल से लेकर उड़ीसा के तटों से लेकर पश्चिम में गोवा तक पर अधिकार इसका हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, और महमूद खिलजी इस समय पराजित होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में बहमनी साम्राज्य अपनी चरम सीमाओं को, चरम शक्ति को प्राप्त करता है। और इसी समय में क्या होता है, कोंकण और संगमेश्वर के शासकों का भी दमन किया जाता है। मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया जाता है। और लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है कि महमूद गवाह को मृत्यु दंड दिया जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है इसके साम्राज्य के साथ में, इस सुल्तान के साथ में व्यक्तिगत रूप से ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि महमूद गवाह को इसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहमनी साम्राज्य में अमीरों के 2 वर्ग हो जाते हैं, एक अफाकी होता है, एक दक्कनी होता है। जो विदेशी अमीर वर्ग होता है
और उसका प्रभुत्व, उसका वर्चस्व, उसकी योग्यता के कारण, उसकी सैन्य कुशलता के कारण निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो दक्कनी अमीर वर्ग होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये स्थानीय दक्षिण भारत का ही वर्ग था, इसमें बहुत से वो मुसलमान थे जो पहले कई पीढ़ियों से दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत के समय में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद तुगलक के समय तक स्थापित हो गए थे। और इसमें बहुत से वो मुसलमान भी थे जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर, धर्मांतरित होकर मुसलमान बने थे। तो इन दक्कनी मुसलमानों और अफाकी मुसलमानों के बीच में जो गुटबंदी थी, उस शत्रुता की सीमाओं को लांघ चुकी थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें आपस में खूनी संघर्ष, षड्यंत्र, एक दूसरे को पराजित करना, एक दूसरे का दमन करना, दरबार में अपना वर्चस्व स्थापित करना, इन सब को लेकर लगातार हम देख रहे थे कई पीढ़ियों से इनमें लगातार ये होड़ चल रही थी। तो इस समय में हम देखते हैं आके शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के समय में ये अफाकी और दक्कनी ग्रुप के बीच में, दक्कनी गुटों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता होती है, जो शत्रुता होती है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यही गुटबंदी अंततः बहमनी साम्राज्य के पतन का और उसके बाद हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य के विखंडन का कारण बनती है। तो हम देखते हैं कि इस समय में महमूद गवाह को मृत्यु दंड दिया जाता है। होता क्या है, महमूद गवाह ने अत्यधिक सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी। महमूद गवाह भी विदेशी था, अफाकी था, लेकिन उसने भी दक्कनी और अफाकी अमीर वर्ग के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। उस संतुलन के तहत हम देखते हैं कि अफाकी वर्ग को भी अमीर वर्ग में, दरबारी अमीरों में स्थान प्रदान किया जाता था और दक्कनी वर्ग के लोगों को भी प्रदान किया जाता था। इसी तरह से सैनिक उत्तरदायित्व की बात हो या प्रांतों में गवर्नरशिप की बात हो, उसने बराबर से दोनों ही गुटों में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि दक्कनी वर्ग जब देख रहा था कि किस तरह से अफाकी वर्ग उनके स्थान पर वर्चस्व स्थापित करता चला जा रहा है, तो दक्कनी वर्ग में अफाकी वर्ग के प्रति एक ईर्ष्या, एक द्वेष का भाव था और उसी ईर्ष्या द्वेष का अंततः भेंट महमूद गवाह को भी चढ़ना पड़ा। उसका शिकार महमूद गवाह भी हुआ। हुआ क्या है कि दक्षिण भारत के जब विजय बयान पर वो होता है, उसी समय में महमूद गवाह सुल्तान के साथ में होता है और महमूद गवाह के नाम की मोहर, होता क्या है, दक्कनी वर्ग एक षड्यंत्र के तहत कोरे कागज पर, एक कोरे पेपर पर वो मोहर लगवा ली जाती है और एक पत्र तैयार किया जाता है उड़ीसा के शासक के लिए, गंग शासक के लिए, कि वो बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करे। और इस प्रकार से वो पत्र सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सुल्तान इससे आवेश में, क्रोध से, आपे से बाहर हो जाता है और महमूद गवाह को दरबार में प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है। जब महमूद गवाह पूछता है, महमूद गवाह पहुंचता है, तो सुल्तान के द्वारा ये पूछा जाता है कि अगर कोई देशद्रोह करता है, कोई सम्राट के साथ में या सुल्तान के साथ में देशद्रोह करता है, तो उसके साथ में क्या सलूक होना चाहिए। तो महमूद गवाह एक पल भी गवाए बिना तुरंत कहता है कि उसके साथ में उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए, सिर कलम कर देना चाहिए, अर्थात मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो अपने गुलाम से सुल्तान आदेश देता है महमूद गवाह को मृत्यु दंड प्रदान किया जाए, महमूद गवाह का सर कलम कर दिया जाए। लेकिन महमूद गवाह कहता है कि मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति को मारने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति को मारने से अंततः आप अपयश के भागी बनेंगे। और होता क्या है, महमूद गवाह ने कहा कि ये मोहर अवश्य मेरी है, लेकिन ये जो पत्र लिखा गया है वो मेरा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सुल्तान जो होता है वो किसी भी प्रकार की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अंततः महमूद गवाह का सिर कलम कर दिया जाता है।
बाद में सुल्तान को पता चलता है कि षड्यंत्र के तहत महमूद गवाह को किस प्रकार से उसके विरोधी गुट ने अर्थात दक्कनी गुट ने किस प्रकार से मृत्युदंड दिलवा दिया। इससे वो अत्यंत दुखी होता है और साल भर के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान कहता है कि महमूद गवाह का भूत मुझे जीने नहीं देगा। महमूद जब उसकी मृत्यु हो रही होती है उस समय भी वो कह रहा होता है कि महमूद गवाह मुझे मार रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महमूद गवाह का इस प्रकार से एक दुखद अंत होता है। अब हम देखते हैं कि इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना और होती है निक्तन की बहमनी साम्राज्य की यात्रा, बीदर की यात्रा की है, राजधानी की यात्रा की है। निक्तन ये कौन था? निक्तन ये रूसी व्यापारी था और इसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की है और बहमनी साम्राज्य के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा है। इसने बताया है अपने वर्णन में कि किस प्रकार से जो सुल्तान का महल है उसकी भव्यता उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। सुल्तान के महल के इसने 7 द्वार बताए हैं और प्रत्येक द्वार पर 100 रक्षक और 100 मुसलमान लेखक विद्यमान रहते थे जो किसी भी आने वाले व्यक्ति पर नजर रखते थे और उसका पूरा ब्यौरा नोट किया जाता था। विदेशियों का नगर में अंदर प्रवेश निषेध था अर्थात उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। निक्तन लिखता है कि 1000 कवचधारी होते थे जो नगर के लगातार मसाल लेकर पहरा दिया करते थे, पहरेदार हुआ करते थे। ये सारी बातें उसने बताई हैं। हम देखते हैं कि शमसुद्दीन मोहम्मद III के बाद ये सही मायने में अंतिम प्रमुख सुल्तान है बहमनी साम्राज्य का। इसके बाद साम्राज्य पतन की ओर जाता है और इसके बाद शहाबुद्दीन महमूद शाह शासक बनता है। उसके बाद पतन निरंतर और तीव्र होता चला जाता है। बाद में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 राज्यों के रूप में होता है। उनमें 3 राज्य हम देखते हैं कि अफाकी मुसलमानों के द्वारा बनाए जाते हैं और 2 राज्य जो होते हैं अहमदनगर और बरार, इन दोनों के जो संस्थापक थे वो दक्षिण भारत में जो बंदी बनाए युद्ध के दौरान ब्राह्मण लोग जो 2 बंदी बनाए गए थे और जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, अहमदनगर की निजाम शाही और बरार की इमाद शाही के संस्थापक यही ब्राह्मण युवक होते हैं जिन्होंने बहमनी राज्यों में से 2 राज्यों की स्थापना उन्होंने की थी। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। महमूद गवाह के बारे में बताना आवश्यक है। ये महमूद गवाह कौन था? तो महमूद गवाह ईरानी व्यापारी था और ये सही मायने में संपूर्ण बहमनी साम्राज्य के संपूर्ण शासक श्रृंखला के अंतर्गत संपूर्ण बहमनी साम्राज्य के इतिहास का सबसे योग्यतम प्रधानमंत्री था। और हम देखते हैं कि इसका जो उल्लेख है वो अलाउद्दीन अहमद II के समय में सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है। इसी के समय में इसका उत्कर्ष आरंभ होता है। हुमायूं के समय में किस प्रकार से इसने हम देखते हैं कि जो आक्रमण हुए हैं उनका कितनी बहादुरी से सामना किया है। फिर हम देखते हैं निजामुद्दीन अहमद के समय में उड़ीसा और मालवा पर किस प्रकार से उसने फतेह पाई है और सही मायने में बहमनी साम्राज्य को एक बड़े संकट से, एक आसन्न आक्रमण से और सही मायने में बिखरने से बचा लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1470 में उड़ीसा के उत्तराधिकार संघर्ष में भी इसने हस्तक्षेप किया है, यद्यपि उस हस्तक्षेप में ये सफल नहीं हुआ है। बाद में देखते हैं राजमुंद्री पर अधिकार करके किस प्रकार से इसने बहमनी साम्राज्य को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक पहुंचा दिया। राजमुंद्री पर अधिकार करके पूर्वी समुद्र तक अधिकार होता है। और हम देखते हैं कि गोवा पर अधिकार किया गया 1472 में। गोवा जो कि विजयनगर का एक संरक्षित क्षेत्र था, उस पर महमूद गवाह के द्वारा अधिकार किया जाता है। बेलगांव को विजित किया जाता है और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण क्षेत्र की विजय पूरी कर ली जाती है। गोवा दावोर पर अधिकार होने से क्या होता है? विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार विशेषकर ईरान इराक के व्यापार में वृद्धि होती है। और हम देखते हैं कि कॉन्डविडू में जब जन विद्रोह होता है उसका भी दमन किया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि विजयनगर के शासक सालोक नरसिंह से भी
के विरुद्ध भी अभियान चलाया जाता है, जो महमूद गवाह का वास्तव में अंतिम अभियान होता है। और गवाह के विरुद्ध षड्यंत्र में किस तरह से महमूद गवाह को मार दिया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। महमूद गवाह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, सांस्कृतिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। ये अक्सर एग्जाम स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन विभिन्न कंपटीशन में भी ये पूछ लिया जाता है। तो महमूद गवाह के द्वारा बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर उत्तर में खानदेश और दक्षिण में तुंगभद्रा, पश्चिम में गोवा और पूर्व में उड़ीसा तक फैल चुका था। तो इस प्रकार से आज मैं आपको बहमनी साम्राज्य के शासकों के अंतर्गत हुमायूं, निजाम शाह, शमसुद्दीन, महमूद तृतीय के बारे में बताया और इन सभी सुल्तानों के प्रधानमंत्री महमूद गवाह के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासकों के बारे में, शहाबुद्दीन, महमूद शाह और बाद में अंतिम शासक कलीमुल्लाह के बारे में बताएंगे। और उसके बाद बहमनी साम्राज्य जो 5 विभिन्न राज्यों में विखंडित होता है, उन राज्यों के संस्थापकों के बारे में भी आपको बताएंगे। और इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का एक राजनीतिक इतिहास समापन की ओर जाएगा। उसके बाद फिर प्रांतीय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए विभिन्न प्रांतीय राज्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में और अन्य राजपूताना से लेकर पूर्वी भारत तक के विभिन्न अन्य शासकों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। आप मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंप्यूटर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।